हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संडे है, तो आज पूरे वीक में आपने क्या काम किया एसएससी जेई 2024 के लिए आप अगर कार्यरत हैं, कर रहे हैं काम, तो आपको अपना एक ट्रैक चेक करना चाहिए कि आप पिछले वीक में जो आपका मंडे टू सैटरडे आपका बीता, आपने अपने इस गोल के लिए क्या काम किया। अगर आपको पता है इस एग्ज़ाम की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले 200 क्वेश्चन प्री में आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, 50 आपका टेक्निकल होता है, 100 आपका नॉन 100 आपका टेक्निकल, 50 रीजनिंग, 50 जीके जैसे होता है। तो इस 200 नंबर के लिए आप काम कर रहे होंगे। आई होप बहुत खुशी की बात यह है कि सब्जेक्टिव पेपर भी अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है, जो कि पेपर 2 में आता था वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो आप उसके लिए भी साथ ही साथ तैयारी कर रहे होंगे। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, जो आप पेपर 1 के लिए काम कर रहे हो वही आपका बेनिफिशियल रहने वाला है पेपर 2 के लिए भी। क्या आप ये सब काम कर रहे हो? इस संडे को आपको चेक करना होता है, तो आप देखिए क्या आप अपने संतुष्ट हैं या नहीं हैं। दूसरी बात, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक और सीरीज लेकर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं करंट सिनेरियो एग्जाम की डिमांड क्या है। आप क्या पढ़ रहे हो वो डजेंट मैटर, एग्जाम क्या आता है वो मैटर करता है। 2023 की सभी शिफ्टों में आए सवाल, अभी आपके बीच से 2023 बीता, अक्टूबर माह में 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, 9, 10, 11 को। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को नाटक देख के अगर पहले बार इस वीडियो पे आ रहे हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना चुकी है, जिसके ऊपर मैं काम क्या कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें, पहले मैंने वीडियो बनाई थी आरसीसी की, जिसमें आरसीसी के 9, 10, 11 की शिफ्टों में जितने क्वेश्चन आए मैं डिस्कस किया था। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने क्वेश्चन है मैं डिस्कस किया था। फिर स्टील स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट को मैंने उठाया। बीएमसी और कंक्रीट में मुझे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, तो उसको मैंने 2 पार्ट में वीडियो बना दी, पार्ट 1, पार्ट 2। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए आपको पहली प्लेलिस्ट हमारी ये मिल जाएगी। एसएससी जी 2024 की तैयारी के लिए एसएससी जी 2023 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको मैंने डिस्कस किया वहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा आज संडे है तो मैं क्यों ना क्यों आपको ये बता दूँ कि पॉलिटी आपके लिए कितना ज़रूरी है। आखिर पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप परेशान होते हो मेरे तो 10 भी नंबर नहीं आ रहे, मेरे तो 12 नंबर नहीं आ रहे, तो आप घबराओ नहीं। आप इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को सोचो। अगर आपने इस वीक नहीं काम किया पॉलिटी के लिए, तो कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, आप उसको देखो और उसी हिसाब से अब से शुरू कर दोगे तो आप वाकई में पॉलिटी में अच्छा हो जाओगे। और पॉलिटी को मैं क्यों वेटेज दे रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चन के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, काम एक ही करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पहला क्वेश्चन आपकी 9 तारीख की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, गैसोनंद केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया, गोलकनाथ मामला हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो है मिनर्वा मिल्स मामले से। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा गया था, आइए पढ़ते हैं। ये जो है एक ऐतिहासिक अवधारणा थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मौलिक अधिकारों सहित मतलब संविधान के किसी भी हिस्से में संसद चाहे तो संशोधन कर सकता है। संविधान की जो मूल संरचना को संवैधानिक संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, पर उसकी जो मूल संरचना है उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। फैसले में ये निहित था कि संसद केवल संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे दोबारा नहीं लिख सकती। संशोधन करने की शक्ति, नष्ट करने की शक्ति नहीं है। मतलब उसमें चाहे संशोधन कर सकती है, उसे दोबारा नहीं लिख सकती है। तो संविधान में संशोधन संबंधित जो बातें हैं इस केशवानंद भारती मामले में हुआ था। तो ये आपका सॉरी, मिनर्वा मिल्स मामले में कुछ और हुआ था, सॉरी। ये जो है भारत के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित थी। तो ये मिनर्वा मिल्स मामला है, पर ये मैं बता रहा हूँ केशव भारती मामले के बारे में। तो केशव भारती केस कई बार आपने नाम सुना होगा, तो इसका मकसद ये था भाई। सॉरी गाइस, सॉरी गलती हो गई।
पर आपको समझना क्या है कि आपके पॉलिटी से ये पहला क्वेश्चन है और कब ये आया था 9 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में जब पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितने से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकता, मतलब कितने वर्ष से या कितने महीने से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकता है। तो याद रखना, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये पॉलिटी का दूसरा क्वेश्चन। शिफ्ट कौन सी? 9 अक्टूबर की भी शिफ्ट चल रही है। आगे देखिए, यहाँ पे बातें लिख रखी हैं, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि को एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इस आपातकाल का प्रभाव यह है कि इसके संचालन में रहते हुए संसद के एक कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से अधिक यानी 5 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपातकाल लागू नहीं हुआ है या रद्द कर दिया गया तो इसे 6 महीने से अधिक जारी नहीं रखा जा सकता। आपातकाल अगर लागू हुआ है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दो, अगर आपातकाल लागू नहीं हुआ है तो इसे 6 महीने से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकता। काफ़ी लोगों को लगता है इसका आंसर 6 महीना होगा, लेकिन 6 महीना कब होगा? जब आपातकाल लागू नहीं हुआ या रद्द कर दिया गया है, तो उसमें 6 महीने से अधिक के लिए जारी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अगर आपातकाल लागू हुआ है तो उस कंडीशन में 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। पॉलिटी का 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी 9 अक्टूबर की शिफ्ट से आया हुआ है। मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, ताकि आप पॉलिटी की इंपॉर्टेंस को समझ पाओ, तो आप पॉलिटी ज़रूर पढ़ के जाओ। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने सदस्यों की हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बातें, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग, ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको राष्ट्रपति वाला टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए। अब यहाँ पूछ लिया महाभियोग। महाभियोग में क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब महाभियोग चलाया था। महाभियोग लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, पर उसके लिए जरूरी बात क्या है कि महाभियोग चलाने वाले सदन के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होनी चाहिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग चलाना है आपको, तो उसके चलाने वाले सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो 1/4 सदस्य उस पर सिग्नेचर करें, तभी आपका चलने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें दे रखी हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के अर्थ क्या है? यह एक न्यायिक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त क्या है? कि संविधान का उल्लंघन। भारत के किसी भी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा है। अब तक 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनने के बाद अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि भारत के राष्ट्रपति को अगर महाभियोग का सामना करना पड़ा हो। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? यदि लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की शुरुआत की जाती है तो महाभियोग के आरोप पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर लोकसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग के आरोप को पारित करती है और राज्यसभा को भेजती है। फिर राज्यसभा ने आरोपों की जांच करती है। जब तक राज्यसभा आरोपों की जांच करती है, राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने का अधिकार है। राज्यसभा में आरोपों से सहमत हो जाती है और इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हट कर दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होता है। सबसे पहले 1/4 जो सदन शुरुआत करे उसके 1/4 सदस्यों से वो पारित होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा के 2/3 बहुमत से भी वो पारित होना चाहिए। फिर वो राज्यसभा को भेजेगी। ठीक है, तो राज्यसभा ने आरोपों की जांच, मतलब अगर जो भी शुरू करेगा, जैसे जो भी सदन शुरू करेगा, ऐसा नहीं है कि लोकसभा ही 1/4 नहीं, लोकसभा में से या राज्यसभा किसी में से कोई भी सदन का हो, अगर वो महाभियोग लेकर आएगी तो उसके सबसे पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए कौन आमंत्रित करता है? जब बहुमत दल का नेता, जैसे आपने चुनाव हुआ, उसमें जो बहुमत दल होता है तो उसको सरकार बनाने के लिए कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है कि आइए अपनी सरकार बनाइए। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिक सीटें जीतती हैं वही सरकार बनाती हैं। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करता है। राष्ट्रपति इस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा शेष मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पार्टियों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, अनुच्छेद 63 में ऐसा कहा गया है।
और अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालक शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उसकी आयु 65 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, और राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठता है। तो राष्ट्रपति से यह क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक शिफ्ट में 6 से क्वेश्चन आए हैं, मतलब 6 से 7, किसी में 8 क्वेश्चन तक पॉलिटी के आए हैं। तो आप अगर आप 2023-24 की तैयारी कर रहे हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जीएस में क्या पढ़ें, तो पॉलिटी को एक बार आप वीडियो के माध्यम से ज़रूर पूरा पढ़ के जाइए, या अपने नोट्स से कहीं अगर आपके पास नोट्स हो जरूर उसको पढ़ के जाना है आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है? तो आपको पता है कि हमारे पास अनुसूची कितनी है, 12 है वर्तमान में। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे जो अनुसूची नंबर 7 आपकी है उसमें यही सब बताया गया है सूचियों के बारे में, जैसे कि जनगणना, आपकी यूनियन लिस्ट में आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि यहाँ पे केवल केंद्र का ही दावेदारी होती है, और राज्य में क्या होता है, राज्य की होती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों हावी होते हैं। तो जनसंख्या और जनगणना पे अगर कोई कानून बनाना होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा केंद्र के अंतर्गत। और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत है, ये आपके 200 यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या जनगणना एक संघ विषय है। अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों से वितरण से संबंधित है। यह शक्तियां रंग सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के 3 गुना वितरण स्थापित करती हैं। संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में विषय शामिल है जिन पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई टकराव होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। तो मतलब क्या होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा, पर यहाँ पे जो संघ होगा वो काफी मजबूत होगा। तो आर्टिकल 246। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 9 तारीख की शिफ्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 26 जो आपका है वो सार्वजनिक मामलों में अवसर की रोजगार की गारंटी देता है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। भारत भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, टोटल संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहला भाग क्या है, जिसके अंदर बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूटी और स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 के अंदर क्या है आपका? भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। भाग 4 में आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, जो कि कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है आपकी आयरलैंड से। तो ऐसे ही मेरे भाई आपको संविधान पढ़ना होगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक बार किसी भी टीचर से आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आप क्वेश्चन आसानी से बना लोगे, जितना ज़्यादा कोई टफ नहीं आता है। पर होता क्या है कि हम लोग टेक्निकल के आदमी ज़्यादातर नाटक पे धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वो लगता है बहुत टफ है, पता नहीं कहाँ हम क्या पढ़े हैं, कहाँ से आए क्वेश्चन। नहीं, भारत के विभाजन की योजना को क्या कहते हैं? तो भारत की 3 जून योजना को भारत की विभाजन की योजना कहते हैं। एक बार पॉलिटी को पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार आप पॉलिटी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। 6 से 7 नंबर आपको दे के जाएगा, गारंटीड है। माउंटबेटन योजना जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 3 जून योजना आती है। उसके बाद कैबिनेट मिशन की विफलता, आपको पता है कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसका विरोध भी हुआ था, ठीक है। और इसी में आपका ये भी विफल हो गया था। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद अंतिम सरकार का पतन हो गया। 1946 के अंत तक देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई और अंग्रेजों को डर था कि भारत गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच न जाए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन का फार्मूला भारत को विभाजित करना और साथ ही अधिकतम संभव एकता बनाए रखना था। देखो होता क्या है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, पर जब हम सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ धरने प्रदर्शन और तरह तरह के जब आपके बढ़ने लगे तो अंग्रेजों को लाचार होकर इंडिया को छोड़ना पड़ा, भारत देश को आज़ाद करना पड़ा। लेकिन वो भी ये चाह रहे थे कि आज़ाद तो हो जाए पर यहाँ पे शांति कायम रहे। ऐसा नहीं कि वो चाहते तो छोड़ के चले जाते, तो यहाँ पे गृह युद्ध हो जाता आपस में। कोई कहता कि धर्म के आधार पर ये देश बना दो, क्योंकि आपने देखा भी था
तो इसीलिए माउंटबेटन को भेजा गया। जब उनकी कैबिनेट मिशन विफल हो गया तो उन्होंने माउंटबेटन को भेजा कि जाओ और भारत को विभाजित इस तरह से करो कि उनके बीच में जो है आपस में भाईचारा बना रहे, उनमें जो है कभी मतलब जो है आपस में युद्ध ना छिड़ जाए। इसलिए भारत और पाकिस्तान के दो नए प्रभुत्वों के बीच वास्तविक विभाजन पूरा किया गया, जिनसे 3 जून योजना कहा जाता है। इसी में मुस्लिम समुदाय का जो था आपका, उसको अलग अलग से आपका जो है पाकिस्तान अलग देश बनाया गया और भारत को अलग देश बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हुई। 4 जून 1940 को माउंटबेटन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई कि स्वतंत्रता की तारीख की घोषणा की गई 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे जो है कट गया है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाओगे। जैसे होता है क्या है कि क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाओगे, कोई पद होता है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति जी हैं, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था पिछला, उसके बेस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू हैं। अब जब इनका चुनाव होता है, इनके चुनाव में निर्वाचक मंडल काम लेते हैं और चुनाव होने के बाद इनके शपथ की बारी आती है। शपथ से याद आया, आप बता दीजिए कि अनुसूची नंबर कितने में, आप कमेंट करके बताइएगा कि अनुसूची नंबर किस अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है। शपथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लो भारत का एक राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जैसे राष्ट्रपति है तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने बता दिया। तो आपको पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अगर बताऊं कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जुड़ा कब, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। तो उस समय कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो उन्हीं मौलिक कर्तव्यों के आधार, आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, एक बाद में और जोड़ा गया था। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको मौलिक कर्तव्य को एक नज़र पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। संविधान का देखो, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको तवज्जो से पढ़ोगे। आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से आया है क्या है, तो आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे ABCD जेड तक, कुछ नहीं समझ में आएगा कि जेड की इंपॉर्टेंस क्या है, सी की इंपॉर्टेंस क्या है। आप पढ़े रहोगे, समझ में आया रहेगा, तो आप जब उस टॉपिक पे पहुँचोगे ना तो आप उस पर ज़रूर फोकस करोगे कि भैया इस पे फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ज़रूर अगर आप समझ में आ रहा है, मेहनत समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पर सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये कोई भी आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। अब यहाँ पे सारे मौलिक कर्तव्य मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये पहला है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में प्रदान करें। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं को गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यह भी आपका एक मौलिक कर्तव्य में आता है। देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व दें और उसका संरक्षण करें, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सुधार करें। जीवित प्राणियों की प्रति दया रखें, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उनके हिंसा से दूर रहें, यह भी मौलिक कर्तव्य में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा, सुधार की भावना का विकास करें, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि की उच्चता तक पहुँच सके। अगर आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने अभी तक मौलिक कर्तव्यों को नहीं पढ़ा है तो इन मौलिक कर्तव्यों को नोट डाउन करें, 1 से 2 बार पढ़ें, दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो आप कर जाओगे, ठीक है।
तो मैंने जैसा कहा कि संविधान के शुरुआत में उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये बात सच है। पर जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आप कहोगे भैया वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो सुनो जरा। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ये सर्वसंघ समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर उन्हें जरूर प्रदान करें। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया। कभी कभी अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, कमाने से संबंधित है, खाने से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो ये टॉपिक आएगा, तो आप ध्यान से पढ़ लेना इसको। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या क्या जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? निर्वाचक मंडल भाग लेता है। तो आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और राज्य और आपके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग इसमें भाग लेते हैं। और कुछ आपके यूटी के भी भाग लेते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस क्वेश्चन इतना है निर्वाचक मंडल। और कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है कि कौन कौन भाग लेता है, क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने अधिकारों को गारंटी दी गई है? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप तुरंत इसका आंसर 6 कर दोगे, पर 6 तो मौलिक अधिकार हैं। फिर उन मौलिक अधिकार के अंतर्गत 19 वाला नंबर अधिकार आता है। इन 19वें अनुच्छेद में 7 चीज़ों की गारंटी ली गई है। वो कौन कौन से 7 चीज़ें हैं? इसका आंसर होगा 2। कौन कौन से 7 चीज़ें हैं देख लीजिए यहाँ पे। पहला है कि सब अनुच्छेद 19 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता और आदि से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 19 एक क्या कहता है? सभी नागरिकों को अधिकार होगा, सभी नागरिकों को अधिकार होगा कि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। बी में क्या कहा गया? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, ठीक है। संघ या यूनियन बनाना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना। एक ई में कहा गया भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना। एक एफ का जो है इसको विलोपित कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और 19 जी में कहा गया कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय व्यापार व्यवसाय करना। ये वो 7 अधिकार थे जो शुरुआत में आर्टिकल 19 के तहत दिए गए थे, पर 19 एक एफ में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया एक एफ को, ठीक है। तो यहाँ पे मूल अधिकारों में कितने हैं? 7 लोगों की गारंटी दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो? 7 भैया दिया है। अच्छा, जब इन्होंने एक हटा दिया है, जब एक इन्होंने हटा दिया, बचे एक अगर जैसे 7 थे, एक इन्होंने हटा दिया, बचे कितने? 6 बचे हैं। पर इसका आंसर एसएससी ने 7 माना है। हो सकता है इसमें कुछ बातें और हो। अनुच्छेद 1 2 3 4 5 6 7 8 1919 एक को भी लिया होगा, एक एक जो लिया है 1919 एक, ऐसा बहुत लोग डाउट हो सकता था कि भैया तो यहाँ पे जब 7 थे, एक हटा दिया तो साथ ही 6 बचा ना। नहीं नहीं नहीं, 1919 अनुच्छेद 19 एक है केवल। फिर एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, एक जी है। टोटल कितने थे ये? 1 2 3 3 6 7 8 है, एक हटा 7 बचा है अभी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? अब देखो संविधान में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद में से एक ए। तो आपने देखा ये सारे क्या है? मौलिक कर्तव्य के हैं, ठीक है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकारों के तहत मौलिक अधिकारों की सूची, जो आपके मौलिक कर्तव्य में आते हैं कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो कौन क्या पूछा गया? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान। तो ये देखो, अब आपके ही एग्जाम में 2 डिफरेंट शिफ्टों में, एक में पूछा क्या गया था कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं आए, और एक में भी मौलिक कर्तव्य के अंदर पूछ लिया गया कि जो कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसके अंदर ये बातें कही गई हैं कि हमको राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो आर्टिकल नंबर 51 ए ऑप्शन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, तो आपको एक को पढ़ने की जरूरत है। अंडर हुईच अमेंडमेंट एक्ट एज द इलेक्टोरेट बीन वाइडेंड बाय लोअरिंग द एज ऑफ 18 साल, मतलब कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल से उम्र को घटा करके 18 साल कर दी गई? तो ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। वोट डालने की जो उम्र थी 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट 61, ठीक है। तो इसी के तहत आपको जो है घटा करके कर दी गई थी, 21 साल से घटा कर 18 साल कर दी गई थी। तो अब ये देखो क्वेश्चन 51 ए का क्लॉज के पूछा है। 51 ए का क्लॉज के, तो मैंने बताया था क्लॉज के जो कि के मतलब हो गया 11,
11, तो 11वां नंबर का जो आखिरी वाला मौलिक कर्तव्य है जो आखिरी वाला मौलिक कर्तव्य है, उसमें ही बात की गई है कि जो भी अपने पेरेंट, जो गार्जियन होंगे अपने बच्चों के, उनको ये कहा जाएगा कि 6 से 14 साल तक उन बच्चों को शिक्षा को प्रदान कराएं। तो यही वाला था लास्ट वाला, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 11वें नंबर पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, और ये 9 की तारीख की विजिट में आया हुआ था। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किस एक्ट के द्वारा, तो 86 अमेंडमेंट 2002। ये क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं लेकर आया हूँ, ये 9 तारीख की पेपर, 9 को केवल एक शिफ्ट हुई थी, 10 अक्टूबर को 2 शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग इवनिंग में, और 11 को केवल मॉर्निंग में हुई थी। ये चारों शिफ्टों के पॉलिटी के क्वेश्चन है लगभग। The parliament election, presidential, vice president election and the office of the election commission come under which list of the constitution of India? प्रेसिडेंट का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये किस सूची में आएगा? तो ये आपका आता है यूनियन लिस्ट में आता है। संघ सूची ये सब काम देखती है, राज्यों का इसमें कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं होता, मतलब जो भी इस पर कानून बना होगा यूनियन लिस्ट देखती है। तो मैंने अभी बताया था कि 7 सूचियाँ हैं, सॉरी 12 अनुसूची हैं। एक कहाँ पे बात की गई है, 12 अनुसूची हैं, और अनुसूची नंबर 7 में ही सबकी संघ सूची, राज्य सूची, समूह सूची के बारे में बात की गई है। स्टेट लिस्ट पर क्यों स्टेट का दावेदार होता है? कंकरेंट जो लिस्ट होती है जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि समवर्ती सूची किस, अगर आप सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंडिया जब पढ़ोगे, मतलब भारतीय संविधान के स्रोत जब पढ़ोगे, तो पूछे वहाँ पढ़ोगे समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ये याद रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मतलब मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पर्सन अरेस्ट आर डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ? कौन सा भैया है ये? तो आर्टिकल 22 है, जिसमें आप अपने अरेस्ट किए जाने पर या कोई भी आप चीज़ होने पर अपने पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। सेपरेट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल वाज अमेंडमेंट एक्ट, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? जैसे कि पता है एससी और एसटी पहले एक ही था, इनको सेपरेट कब कर दिया गया? मतलब शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन सबको अलग अलग कब कर दिया गया? तो ये आपके 89 अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल कमीशन शेड्यूल, क्योंकि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के बारे में है, तो अनुच्छेद 338 ए बना, फिर बी बना, तो ये जो अलग हुआ इसी में, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी इन दोनों को अलग अलग बताया गया 89 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 388 में आपका ये सब आता है, शेड्यूल कास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। जो भी चेयरमैन होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, उसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 89 अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा काम किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी के थे, जो कि आपके प्रीवियस अभी 2023 में क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको पॉलिटी मेरे भाई पूरी पढ़नी है। आप अभी 4 महीने हैं, 5 महीने, आप पॉलिटी वाला सब्जेक्ट पहले पढ़ लीजिए, और धीरे धीरे मैं सारी अलग अलग सब्जेक्ट का बना ही रहा हूँ। मैंने टेक्निकल का 5-6 वीडियो बना दी है, पॉलिटी की मेरी पहली वीडियो थी। नेक्स्ट हमारा हो सकता है हिस्ट्री लेकर आएँ, या और भी कोई सब्जेक्ट होगा उसको मैं लेकर आऊँगा, इसी का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आपको पॉलिटी में मेरे भाई जीके जीएस आपके लिए ज़रूरी बहुत है, तो पॉलिटी ज़रूर पढ़ लीजिए, पॉलिटी पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपने इस वीक में काम नहीं किया तो इस वीक 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा निकाल के पॉलिटी पे थोड़ा-थोड़ा पढ़ते ज़रूर जाइए, और उसका नोट बनाते जाइए, ठीक है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, आराम से निकल जाएगा एसएससी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से तैयारी करें। अगर आपके कोई डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।